स्टूडेंट्स, क्रॉप डिजीज एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आपके इंट्रोडक्शन है सबसे फर्स्ट चैप्टर। उसमें हम बात करेंगे व्हाट इज क्रॉप डिजीज एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई वी प्रोटेक्ट crops, and what is the importance of using pesticides and um, various plant diseases which are infectious or biotic plant diseases, and some are non-infectious, that is abiotic disease. Then their history of plant pathology and early significant plant diseases. These are some topics that are to be studied in first chapter. So सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है। Pathogens are the organisms which are responsible for the disease in the plant, and pathology is the study of the pathogens which infects the plant. Basically, it is a science that studies plant diseases, that tells about us what is the diseases which are related to plant and how we can improve the chance for survival of plants when they are faced with unfavorable environment condition. Unfavorable environment conditions may include temperature, humidity, rainfall, and seasonal effects, and parasitic microorganisms that cause disease. जो प्लांट पैथोलॉजी है वो चैलेंजिंग इस वे में कि उसमें कई ऐसी रुकावटें आती हैं जब हम पैथोजन की लाइफ साइकिल, उनके मेथड ऑफ इन्फेक्टिंग प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो कई बार उस पैथोजन को किल करने के साथ साथ जो प्लांट की क्वालिटी है, जो उसका प्रोडक्शन है, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। देन इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमें नई ऐसी प्रोसेस के बारे में पता चलता है जो कि शायद हमें इम्प्रूव हेल्प करती है प्लांट्स की जेनेटिक स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में। देन it is also, however, science that has a practical and noble goal of protecting the food available for human and animals. That is, प्लांट पैथोलॉजी हमें इसमें भी हेल्प करती है कि हम जो ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए जो अवेलेबल फूड है उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं विदाउट बीइंग इन्फेक्टेड फ्रॉम पैथोजन। और क्योंकि प्लांट डिजीज एक तरीके से क्या करता है, जो उनका हम कल्टीवेशन करते हैं और जो ग्रोथ ऑफ फूड प्लांट्स हैं कई एरिया में वो उनके पैथोजेंस के द्वारा अटैक किए जाते हैं और जितने भी प्लांट्स के पार्ट है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जितना हमने हार्वेस्ट किया है या हम उस हार्वेस्ट करने से पहले ही जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। जैसे इसमें आपके हमारा अनुमानित जो वार्षिक फसल का जो लॉस है वो इसमें आपके बताया गया। जैसे वर्ल्ड वाइड जो एस्टिमेटेड एनुअल क्रॉप लॉस है उसमें अटेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन जो है 2002 के प्राइसेस की के गणना के अनुसार अगर हम बात करें तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो उतना क्रॉप प्रोडक्शन हमें अटेन होना चाहिए, और जबकि एक्चुअल जो है वो कितना कम हुआ है 36.5% जो हमारा एक्चुअल क्रॉप प्रोडक्शन है वो उससे कम हुआ है, यानी कि 950 बिलियन डॉलर। तो कुल मिला के हमारा 455 बिलियन डॉलर जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। और ये क्यों हुआ है? जो ये लॉस है वो हमने प्रिवेंट किया है कितना, 415 बिलियन डॉलर हमने प्रिवेंट किया है, जबकि जो एनुअल लॉस है अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एनुअल लॉस है वो है
वर्ल्ड क्रॉप प्रोडक्शन में $550 बिलियन का, और इसमें जो सिर्फ डिजीजेस, जो बीमारी लगी है पौधों को, उनकी वजह से जो लॉस हुआ है वो है $220 बिलियन। तो इस पूरी कैलकुलेशन से हम ये पता लगा सकते हैं, या हमें पता चलता है कि कितना एक डिजीज है या पैथोजन है वो एक प्लांट की प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। और जितने भी जो ये इंसेक्ट्स और वीड्स होते हैं जो कि मिला के एक प्रोडक्शन के प्रोसेस में इंटरफेयर करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो 31 और 2% जितनी भी क्रॉप्स हैं उन सबको मिला के ये हमें दिया गया है। और ये भी देखा गया है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें जो ये लॉस है वो ज़्यादा है बजाय कि डेवलप्ड कंट्री के। और 14.1% जो क्रॉप्स हैं, टोटल क्रॉप्स का 14.1% जो लॉस है वो सिर्फ प्लांट डिजीज से हुआ है। अब कई ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे फ्रीजेस, यानी कि ज़्यादा ठंड के मौसम में, चिल्ड मौसम में जो प्रोटीन है प्लांट्स का वो क्लॉग हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक मूवमेंट होती हैं प्लांट्स में वो रुक जाती हैं और एक प्लांट की प्रोडक्शन पे अफेक्ट पड़ता है। देन ड्रॉट, यानी जब वर्षा कम होती है, अकाल पड़ता है, उस वक्त भी जो प्लांट की जो प्रोडक्शन है उसमें फर्क पड़ता है। देन एयर पोल्यूशन, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो क्वालिटी ऑफ एयर है वो गिरती जा रही है, उसका स्केल गिर रहा है, तो उसकी वजह से भी जो फ्रूट फॉर्मेशन है या फिर फ्लावरिंग है उसमें प्रॉब्लम आती है। देन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स या और कार्बोहाइड्रेट्स एक सीड में होना चाहिए उतना कंटेंट हमें नहीं मिल रहा है। एंड द टॉक्सिसिटीज होती हैं जो भी वेस्टेज ऑफ जो भी वेस्ट है जो कि जिसमें केमिकल्स होते हैं जो कि एक प्लांट की क्वालिटी को इनहेंस करने के बजाय क्या कर रहे हैं, वो रिड्यूस करते हैं। ऑल्दो फिर भी impressive, the aforementioned number do not tell the innumerable stories of large population in many poor countries suffering from malnutrition। मतलब जो भी हमें डाटा ऊपर हमने पढ़ा है वो पूरी तरीके से हमें वो बात नहीं पता था, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें कई ऐसे देश हैं जो कि भूखमरी के शिकार हैं उन्हें, और जहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से नहीं होता है, और जो जॉब्स जा रही हैं उससे भी क्या हो रहा है, the lost job resulting from crops destroyed by plant disease forcing people to leave their farms। मतलब जो प्लांट डिजीज की वजह से क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो खेती बाड़ी से हटके वो क्या कर रहे हैं, अपने फार्म्स और विलेजेस से दूर जा रहे हैं, टू गो ओवर क्राउडेड सिटी इन सर्च ऑफ जॉब दैट वुड हेल्प देम सर्वाइव। क्योंकि प्लांट का जो कल्टीवेशन है उसमें ज़्यादा क्या हो रहा है, मुनाफा होने के बजाय ज़्यादा उसमें लागत लगती है, तो जिसकी वजह से प्लांट डिजीज अफेक्ट करती हैं उस प्रोडक्शन को, और उस प्रोडक्शन का जो प्रॉफिट है वो उतना उन फार्मर्स को नहीं मिल पाता। इसलिए वो क्या करते हैं, वो जो फार्मिंग जॉब है वो छोड़ के वो सिटीज़ में जाते हैं फॉर द न्यू जॉब्स, ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो ये भी एक मेन फैक्टर है जो कि हमारे मेंशन नहीं होता है हमारे डाटा में, और कहीं हद तक ये अफेक्ट करता है हमारी प्लांट प्रोडक्शन को। Moreover, the need for measure to control plant disease limit the amount of land available for cultivation each year, limit the kinds of crop that can be grown in field already contaminated with certain microorganism and annual necessities। जो भी प्लांट डिजीज है उनके ऊपर एक कंट्रोल होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर साल जितनी जो ज़मीन है या जो लैंड है वो खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए जो ज़रूरी होती है, उसमें भी क्या हो रहा है, वो ऑलरेडी अगर कंटामिनेटेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर कोई और ज़रूरतों के चलते हम उस लैंड का यूज़ कर रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो रहा है। The use of millions of kilograms of pesticides for treating seeds,
जो पेस्टिसाइड्स जो हम किलो किलो की क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, और फ्यूमिगेटिंग सॉइल, स्प्रेइंग प्लांट्स, और जो हम जो फ्यूमिगेशन टेक्निक से जो हम प्लांट्स को डिजीज फ्री बना रहे हैं, या फिर पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ फ्रूट, मतलब प्रोडक्शन लेने के बाद प्लांट से हम जो उसका पोस्ट हार्वेस्ट के जो मेथड्स हैं, जैसे कंट्रोल मेजर नॉट ओनली एड टू कॉस्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन, सम ऑफ देम एग्जांपल क्रॉप रोटेशन, नेसेसरी लिमिट अमाउंट ऑफ फूड कैन बी प्रोड्यूस। तो ज्यादा पेस्टिसाइड्स डालने से, फ्यूमिगेशन से क्या हो रहा है, जो क्वालिटी है सॉइल की वो अफेक्ट हो रही है, और जो हमारा बायोमैग्निफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें एक पर्टिकुलर केमिकल है, वो एक वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से दूसरे में जाता है और वो डिजीज पैदा करता है, ना कि सिर्फ एनिमल्स में बल्कि ह्यूमंस में भी। तो अगर हम क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन देखें, वो तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो एनिमल्स और ह्यूमंस का जो हेल्थ है वो डिक्लाइन हो रहा है। एक तरीका इसमें बताया गया क्रॉप रोटेशन, यानी कि हम एनुअल में क्या कर रहे हैं, एक क्रॉप, वन टाइप ऑफ क्रॉप को उगाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसमें दूसरी क्रॉप उस लैंड में कल्टीवेट कर रहे हैं, ताकि जो मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के वो बने रहें, वो एग्जॉस्ट ना हो। वेयर एज अदर एड टॉक्सिक केमिकल्स टू द एनवायरमेंट, जैसे हम यूज कर रहे हैं आजकल पेस्टिसाइड्स और जितने भी केमिकल्स है, उससे क्या हो रहा है, जो एनवायरमेंट है उसमें भी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही। इट इज देयरफॉर द ड्यूटी एंड goal of plant pathology to balance all the factors involved so that maximum amount of food can be produced with fewest adverse side effect on the people and the environment। तो प्लांट पैथोलॉजी का ये मकसद है कि वो एक संतुलन बनाए रखे उन फैक्टर्स के बीच में जो कि एक फूड को की अमाउंट को बढ़ाने में कामयाब होते हैं, वहीं साथ में हम जानवरों और इंसानों के साथ साथ हम एनवायरनमेंट को भी बचा सके, उसके ऊपर ज्यादा गलत प्रभाव ना पड़े। तो एक तरीके से प्लांट पैथोलॉजी एक बैलेंस है दोनों के बीच में। अब बात करते हैं प्लांट्स एंड डिजीज की। प्लांट्स मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ लिविंग एनवायरनमेंट, ट्रीज, ग्रास, फ्लावर एंड सो ऑन। जैसा कि हमें पता है, जो हमारी अर्थ है उस पे लिविंग एनवायरनमेंट, ट्रीज हैं, ग्रास, फ्लावर्स, वो ये सब है। तो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट आल्सो मेक अप ऑल द फूड ऑन whom which humans and all animal depends। जितने भी हमारे वर्ल्ड में ह्यूमन पॉपुलेशन और बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, वो इनडायरेक्टली, सीधे तौर पे इनडायरेक्टली, दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं वो सब क्या है, प्लांट के ऊपर निर्भर करते हैं। यहाँ तक कि जो मीट है, मिल्क है, एग है, जो भी हम या जो अदर कार्निवोर है, जो कि ऐसे ईट, जो कि एनिमल्स से लेते हैं, वो भी क्या है, इनडायरेक्टली फूड पे डिपेंडेंट है। तो जो प्लांट्स हैं वही एक ओनली ऐसा हायर ऑर्गेनिज्म है जो कि जो सनलाइट है उसको कन्वर्ट कर सकता है, उसको स्टोर कर सकता है, और जो केमिकल एनर्जी है उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में कन्वर्ट कर सकता है। बाकी प्लांट्स के अलावा ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि ये कर सकता हो। तो जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट पे, फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीने के लिए। प्लांट्स वेदर कल्टिवेटेड और वाइल्ड ग्रो एंड प्रोड्यूस एज वेल एज a soil provides them its sufficient nutrients and moisture, a sufficient light reach their leaves। मतलब जब तक उन हरी पत्तियों को लाइट पहुंचती है, और जो अगर टेम्परेचर रिमेन्स विद इन अ सर्टेन नॉर्मल रेंज, यानी कि टेम्परेचर की जो रेंज है वो ना ही ज्यादा हाई हो ना ही ज्यादा लो हो। प्लांट्स हाउएवर आल्सो गेट सिक, वो भी बीमार पड़ते हैं। एंड सिक प्लांट्स ग्रो एंड प्रोड्यूस पुअरली। तो अगर हम उनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो ग्रो तो करेंगे, लेकिन वो क्या होंगे, वीक होंगे। दे एग्जिबिट वेरियस टाइप ऑफ सिम्टम, और वो ऐसे कई सिम्टम्स शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर लीव्स हैं प्लांट्स की वो अगर ग्रीन से येलो हो रही है तो इसका मतलब वो एक साइन दे रही है कि उनमें एक पर्टिकुलर टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। देन इट इज नोन वेदर डिजीज प्लांट फील पेन और डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब है कि हमें इससे पता चलता है कि अगर वो सिम्टम कई दिनों तक लगातार बने हुए हैं, उनका क्योर नहीं है, तो वो मर जाएंगे। और इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स को भी पेन जो है वो फील होता है, उन्हें भी डिस्कम्फर्ट फील होता है। द एजेंट्स दैट कॉज डिजीज इन प्लांट्स आर सेम और वेरी सिमिलर टू दोज कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो ऐसे कुछ कारक हैं जो कि प्लांट्स में डिजीज को पैदा करते हैं, तो वो काफी कुछ हद तक एक समान है जो कि डिजीज हमारे ह्यूमंस और एनिमल्स में पाई जाती है। मोस्टली वो जो और कारक हैं वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फंगी है, प्रोटोजोआ है, नीमेटोड है, और बाकी जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन होती हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी, मॉइस्चर की कमी, या लाइट परफेक्ट ना हो, या फिर कई ऐसे एयर और सॉइल में ऐसे टॉक्सिक खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो एक सेल की मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। और वो सेल की जो मेम्ब्रेन और सेल वॉल अगर प्लांट की अफेक्ट होती है तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, जो फर्दर मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी प्लांट की अफेक्ट होगी। यहाँ पे आपको एक प्लांट है, इसमें आपको शो किया गया है कि एक पर्टिकुलर डिजीज का जो सिम्टम है वो कहाँ कहाँ पे दिखने को मिलता है एक प्लांट में। जैसे आपका अगर हम शूट से स्टार्ट करें तो शूट ब्लाइट है आपके, यानी कि जो तना है वहां पे क्या हो रहा है, एक तरीके से चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। विटामिन एंड हॉर्मोन्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं, हमारे न्यूली फॉर्म जो लीव्स होती हैं उसमें। फ्रूट स्पॉट है, फ्रूट रॉट है, देन कैंकर, यानी कि जो स्टेम है उसमें डिफ्रेंशिएट होना एक पार्ट पे। उसके बाद जो क्राउन गॉल डिजीज हम पढ़ते हैं, जो कि टोबैको मोजाइक वायरस होता है जो कि क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है प्लांट्स में। तो ये भी कहाँ होती है, एट द बेस ऑफ रूट एंड at the joining point of root and shoot the crown gall forms। then हमें पता है कि जो भी फूड का ट्रांसलोकेशन है, यानी कि जो फूड है वो रूट से स्टेम सॉरी लीव से हमारे बाकी ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पहुंचता है, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में भी अगर कुछ अल्टरनेशन आती है तो हमें क्या क्या मिलता है, एक वेस्कुलर विल्ट देखने को मिलता है, जो कि एक टाइप का क्या है, सिम्टम है जो कि प्लांट शो करता है व्हेन दे आर अफेक्टेड। प्लांट्स आल्सो सफर फ्रॉम कंपटीशन विद अदर अनवांटेड प्लांट्स। जैसे हम एनिमल्स में देखते हैं, एनिमल्स में एक नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो नेचर है वो सिलेक्ट करता है, जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा। तो सिमिलर जो कॉन्सेप्ट है ये प्लांट्स पे भी लागू होता है। प्लांट्स जितने भी हैं वो उनका कंपटीशन होता है दूसरे प्लांट्स के साथ, जो कि क्या है, अनवांटेड है, हमें उनकी ग्रोथ नहीं चाहिए, जबकि वो भी साइड बाय साइड उस प्लांट के ग्रो होते हैं। और उसमें क्या होता है, फिर कंपटीशन होता है वाटर, एयर, सनलाइट, फूड, हर चीज का कंपटीशन जो है वो दूसरे अनवांटेड प्लांट के साथ होता है। और इससे ये कंपटीशन देखा गया है या तो इंसेक्ट के अटैक से प्लांट, या फिर ह्यूमंस जो अफेक्ट करते हैं, एनिमल्स है जो कि हम ज्यादातर इंक्लूड नहीं करते इन द स्टडी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। Plant pathology is the study of the organism and of the environmental factors that cause disease in plant, of the mechanism by which these factors induce disease in plant। मतलब हम ऐसे कई डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस के बारे में पढ़ते हैं और उनका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये एक प्लांट में डिजीज को कॉज कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसको उस डिजीज को रोकने के और कम करने के उपाय भी हम खोजते हैं। प्लांट पैथोलॉजी इज फॉर प्लांट लार्जली व्हाट मेडिसिन इज फॉर ह्यूमंस। जो हम प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं वो वैसे ही है जैसे हम ह्यूमंस को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही हम प्लांट पैथोलॉजी में भी क्या कर रहे हैं, प्लांट को
ट्रीट कर रहे हैं फ्रॉम पैथोजेंस। Each discipline studies the causes, mechanism and control of disease affecting organism with which it deals, that is plants, humans and animals, so on. हम हर डिसिप्लिन में स्टडीज में क्या करते हैं, उसका पहले कारण जानते हैं कि उस पौधे में जो एक पर्टिकुलर डिजीज है, कोई बीमारी है, वो कैसे लगी है, उसका होने का कारण क्या है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके पीछे है जो कि वो कॉज कर रहा है, देन मैकेनिज्म क्या है, वो पैथोजन उस प्लांट को कैसे या किस तरीके से उसको अफेक्ट कर रहा है, और उसके बाद उसको रोकने के उपाय के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें आपके डेफिनेशन प्लांट पैथोलॉजी की बताई गई है in a very appropriate way, that is it is a integrated science and profession that use and combine the basic knowledge of botany and microbiology। मतलब प्लांट पैथोलॉजी को समझने के लिए हमें सबसे पहले बॉटनी यानी कि पौधों के बारे में पता होना चाहिए, देन माइक्रोबायोलॉजी, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं और डिजीज कॉजिंग नहीं भी होते हैं, ऐसे दोनों माइक्रोब्स होते हैं। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, निमेटोड्स हैं, और प्लांट की एनाटॉमी और कैसे प्लांट में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। देन साइटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ सेल्स, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स, जितनी भी ब्रांच हैं साइंस की उन सबको पढ़ना है हमें फॉर द प्लांट पैथोलॉजी, हमें इसके बारे में प्रायर नॉलेज होना जरूरी है। प्लांट पैथोलॉजी हैव बीन मेड एन अटेम्प्ट टू सॉल्व प्लांट पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, दे ट्राइज टू एक्सटेंड आवर नॉलेज अबाउट प्लांट डिजीज। हमें कई ऐसी डिजीज के बारे में पता चलता है प्लांट्स की जो कि जिसका हमें पहले पता नहीं था, और ऐसे हम मेथड डेवलप करते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स तैयार करते हैं जिससे हम उनको अवॉइड या कंट्रोल कर सकें। कई बार जो ऐसी प्लांट डिजीज होती हैं जो अनकंट्रोलेबल होती हैं, और उसमें उस केस में क्या होता है, जो फूड की क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर होती है। Controlling plant disease result in more food or better quality and more pleasing environment, but consumer must pay for cost of material, equipment and labor used to control plant disease। जो कंज्यूमर है उसको उस प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने में जो लेबर यूज हो रहा है और जो इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स लग रहे हैं उसको पे करना है, और तभी हम उसको बेटर क्वालिटी फूड की दे सकते हैं, और मोर प्लीजिंग एनवायरनमेंट यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जो किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी से अफेक्टेड ना हुआ हो, तो उसे हम बोलेंगे प्लीजिंग एनवायरनमेंट। तो इस कंडीशन में उस प्लांट को सरवाइव करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसकी जो कॉस्ट है इक्विपमेंट्स और लेबर की वो इंक्रीज करनी होगी। समटाइम्स अदर लेस एविडेंट कॉज सच एज कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। कंटामिनेशन एनवायरनमेंट का होना यानी कि एनवायरनमेंट में ऐसे कुछ तत्व आ जाना जो कि एक प्लांट की ग्रोथ में बाधा डाल रहे हैं, और अनकंट्रोल्ड प्लांट डिजीज में रिजल्ट लेस फूड एंड हायर फूड प्रूफ्स और इन फूड ऑफ पुअर क्वालिटी। तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली जो फूड की क्वालिटी है वो रिड्यूस होगी, वो कम हो जाएगी। पिछले 100 सालों में जो प्लांट डिजीज का जो कंट्रोल है और बाकी जो पेस्टिसाइड्स जो हम जिन पे डिपेंड हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, और कई मात्रा ज़्यादा, एक लिमिटेड मात्रा से ज़्यादा उसका हम उपयोग कर रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। कभी कभी हम जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं प्लांट्स के लिए वो सिर्फ प्लांट्स के तक ही सीमित नहीं होते हैं, क्योंकि फर्दर उनको फिर एनिमल्स और ह्यूमंस भी कंज्यूम करेंगे उस प्लांट प्रोडक्ट को। तो और साथ ही साथ हमें अगर इस सॉइल की क्वालिटी देखनी है तो हमें सारे फैक्टर्स को एक साथ लेके चलना होगा। हम अगर सिर्फ प्लांट पैथोजेंस को हटाने की बात करें और टॉक्सिक केमिकल हम यूज कर रहे हैं
तो उससे एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन बाकी की जो प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जो कि हमने बायोमैग्निफिकेशन हम पढ़ते हैं, जिसमें क्या है, एक पर्टिकुलर केमिकल की जो परसेंटेज है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म उतनी उतना लेवल उतना ही रहता है और वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। देन उसके बाद है द सॉइल हैव मैनी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव एंड अटैक द प्लांट रूट। कुछ ऐसे सॉइल्स में पैथोजेंस होते हैं जो उस प्लांट की रूट के ऊपर अटैक करते हैं, और मैनी ऑफ दीज केमिकल्स हैव बीन शोन टू बी टॉक्सिक टू नॉन टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल मे बी टॉक्सिक टू ह्यूमंस। लेकिन जो हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो जो हमारा टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहा है, उसकी बजाय जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे सॉइल के टेक्सचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम नॉन टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जो एनिमल्स हैं जो उस एरिया में सरवाइव कर रहे हैं, उनके लिए वो क्या होता है, ज्यादा fatal proof होता है. Much of modern research in plant pathology is at finding other environment means of controlling plant disease. तो इन chemicals का हम substitute कैसे बना सकते हैं, तो वो modern research में अभी ऐसे कुछ methods हैं जो कि in research they are in continuous process. The challenge for plant pathology are to reduce food losses, यानी कि जो annual हमारा crop production है उसको कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, plant pathology को की help ले रहे हैं, while improving food quality, ताकि हम जो food की quality है, यानी कि जो minerals nutrients उसमें जितनी मात्रा में होने चाहिए वो उतने ही बने रहें, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी हम सेव कर सकें, उसको बचा सकें, उसकी क्वालिटी भी खराब ना होने दें. द एनवायरनमेंट बिकम फर्दर कंजेस्ट एंड स्ट्रेस बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन. क्योंकि ओवर पॉपुलेशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली अफेक्ट करता है. क्योंकि पॉपुलेशन ओवर होगी तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो उस पर ज़्यादा डिपेंड होगी, और जितना ज़्यादा हम क्रॉप प्रोडक्शन पे डिपेंड होंगे उतने ज़्यादा हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए टॉक्सिक केमिकल्स का यूज़ करेंगे, जो कि क्या है, फिर से एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए एक एडवर्स साइड इफेक्ट प्रूफ होता है. To need for controlling plant disease effectively and safely will become one of the most basic necessary for feeding the hunger of our increasingly overpopulated world. तो कुछ ऐसे methods हम use करें ताकि हम overly populated जो crowd है उसको हम feed कर सकें. यहाँ पे एक वायरस का स्ट्रक्चर आपको मेंशन्ड है. इसमें सबसे पहले इसका हेड होता है, इसके अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल है. कभी कभी वायरस होते हैं उनमें आरएनए मॉलिक्यूल भी होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं. साथ ही साथ जो हेड है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है. देन देयर इज कोर एंड शीथ, जो कि इसे हम टेल बोलते हैं, और टेल फाइबर्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं वायरस को एक कोई भी फॉरेन सेल है उससे अटैच होने में. आपके एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वायरस के बाद, इसमें सेल वॉल, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड देन साइटोप्लाज्म. इसमें एक्स्ट्रा कुछ स्ट्रक्चर होते हैं लाइक ग्रेनुअल्स, राइबोसोम्स, और न्यूक्लियर मटेरियल जो बैक्टीरिया में होता है वो क्या होता है, फ्रीली सस्पेंडेड होता है. एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर वॉल नहीं होती है बैक्टीरिया में बिकॉज इट इज प्रोकैरियोटिक. जो कैप्सूल और स्लाइम लेयर होती है एक बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर. देन मीजोसोम्स होते हैं जिन्हें हम जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं, जबकि पुअरली डेवलप्ड जो गोल्जी बॉडी है वो हमारे बैक्टीरिया में पाई जाती है, जिसे हम मीजोसोम बोलते हैं. देन फंगी स्ट्रक्चर, इसमें टू टाइप्स ऑफ हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं, रफ और स्मूथ. सिमिलरली वही राइबोसोम्स होते हैं, यहाँ पे मीजोसोम की जगह क्या है, गोल्जी बॉडी होती है. माइटोकॉन्ड्रिया फॉर देयर एनर्जी, एंड देन न्यूक्लियस जो है वो परफेक्टली
डिफाइंड होता है, लाइसोसोम वैक्यूल्स होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। अब बात करते हैं जो कॉन्सेप्ट है डिजीज का प्लांट्स में, और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।